बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजिस्ट डॉक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम 11th बायो में चैप्टर 7 किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं। कल हम एस्कोमाइसीड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो डिफरेंट बट कंपैटिबल फंजाई जो हैं इनके हाइफी फ्यूज करते हैं, लेकिन इस दौरान इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, इसलिए हमारे पास डाइकैरियोटिक सेल बनता है जो कि आगे ग्रो करता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि जब इस सेल के अंदर जो डाइकैरियोटिक सेल में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट जिस स्ट्रक्चर में बनता है हम उसे एस्कस कहते हैं। जाइगोट में हुई थी मियोसिस, मियोसिस से बने 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई। इन 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई में जब माइटोसिस हुई ना तो फाइनली हमने देखा कि एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बने। ये वो एस्कोस्पोर्स हैं जो जब रिलीज होते हैं तो ग्रो करके दोबारा से फंजाई बनाते हैं। ये है आपके पास सिंप्लीफाइड समरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स। आज हमने इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है और इसको कंप्लीट करके अपना थर्ड ग्रुप स्टडी स्टार्ट करना है। अब इनमें कहता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फ्रीक्वेंटली होती है, यानी कि कॉमन है। और किस तरह होती है? कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब अभी तक अगर आप लोगों ने जितना पढ़ा है, नोटिस किया हो, आपको स्पोर्स की तो समझ आ गई है कि स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकते हैं, ऐसे ही है। और दोनों सूरतों में अगर आपने नोटिस किया हो कि जब भी स्पोर्स बनेंगे, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो जो स्पोर्स हैं ये बन रहे होते हैं एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था स्पोरेंजियम, जिसके पास थे स्पोर्स। अब वो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये कोनिडिया क्या चीज है? और ये कोनिडिया आप लोग सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही देखोगे। आपने इसमें एक बड़ा बेसिक डिफरेंस जो है वो समझना है ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोनिडिया स्पेसिफिकली आप उन स्पोर्स को कहते हो जो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। एक बात क्लियर है, स्पोर्स ही, लेकिन कंडीशन लगा दी है ये वो स्पोर्स हैं जो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपने इनका याद रखना है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर्स बने हैं जिन्हें आप कोनिडिया कह रहे हो, ये किसी स्पोरेंजियम या और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में प्रोटेक्ट नहीं होते, ठीक है। जो कि स्पोर्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जब बनते हैं, अगर इनके अराउंड कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो आप इन्हें स्पोर्स कहते हो। लेकिन अगर इनके अराउंड ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ना हो और ये ओपनली एनवायरनमेंट में उसी तरह मौजूद हो बिना किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के, तब आप इन एसेक्सुअल स्पोर्स को बच्चों कोनिडिया कहते हो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपने क्लियर रखना है। इसमें होता क्या है, बाकी सारी बातें सेम है जैसे मैंने आपको यहां दिखाया था कि आपके पास जब भी इनकी डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले आपके पास एक स्पेशल हाइफी निकल रहा होता है जिसे आपने कहा था स्पोरेंजियोफोर। याद है? स्पोरेंजियोफोर क्या है? ये एक स्पेशल हाइफी है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम होगा, और ये वो स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। अब हमने कोनिडिया में शर्त लगा दी है कि स्पोरेंजियम नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। यही हाइफी होगा स्पेशल जिसके ऊपर कोनिडिया बनने हैं, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह का एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहां बनेगा। ये लीजिए, चूंकि इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोनिडिया अटैच होंगे इसलिए हम इसको कोनिडियोफोर कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर नहीं कहेंगे। स्पोर्स के केस में हमने उसको स्पोरेंजियोफोर कहा था, ठीक। ये आपके पास क्या है? स्पेशलाइज्ड हाइफल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर कोनिडिया अटैच होते हैं। आसान अल्फाज में सिंप्लीफाइड कि ये एक स्पेशलाइज्ड हाइफी ही है। ये इरेक्ट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। हाइफी जो है वो इस तरह सबस्ट्रेट के ऊपर, सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो किए होते हैं। लेकिन साथ ही आप देखते हो कि कुछ आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वर्टिकली इरेक्ट ग्रो करते हैं। कहते हैं ये इरेक्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो कि असल में माइसीलियम से ग्रो करते हैं, ठीक है। ये जो हाइफी हैं
ये ग्रो करके हॉरिजॉन्टली नेटवर्क बना रहे हैं, जिसको आप कह रहे हो माइसीलियम, जो कि फंजाई की बॉडी है। लेकिन इस माइसीलियम से ना आप देखते हो कि एकदम एक स्पेशलाइज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इरेक्ट करता है। ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर जाके आगे अभी हम देखेंगे कोनिडिया ग्रो करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फिर बच्चों हम नाम देते हैं कोनिडियोफोर। कहते हैं इस कोनिडियोफोर की टिप पे ना आपको चेन्स या क्लस्टर, गुच्छे की शक्ल में एसेक्सुअल स्पोर्स, ये देखो वो टर्मिनोलॉजी आ गई, एसेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं, जिन्हें आप असल में कोनिडिया कहते हो। ठीक है, तो आपके पास कोनिडियोफोर, उसके ऊपर ओपनली एसेक्सुअल स्पोर्स पड़े हुए हैं, जिन्हें आप कोनिडिया कह रहे हो। ये कोनिडिया चेन्स में भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां ड्रॉ करने की कोशिश की है, या फिर आप देखते हो कि ये क्लस्टर में भी होते हैं। लेकिन कहता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं जिन्हें आप कोनिडिया कह रहे हो, ये बनते हैं माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस से। इसका मतलब है ये हमेशा एसेक्सुअल होंगे और हैप्लॉइड होंगे। ठीक हो गया। और जब ये मैच्योर होते हैं और कोनिडिया को रिलीज करते हैं, तो कोनिडिया ग्रो करके दोबारा से माइसीलियम यानी न्यू फंजाई बना देते हैं। अब हमने कल देखा था कि जो एस्कोमाइसीट्स थे ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर भी हो सकते थे। अब हमने मल्टी सेलुलर को तो पढ़ लिया है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, यूनिसेलुलर का जिक्र करना यहां पे भी बाकी है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी यूनिसेलुलर फंजाई हैं उनके लिए आप टर्म यूज कर रहे हो यीस्ट। तो असल में एस्कोमाइसीट्स जो है इनमें यीस्ट होते हैं, और यीस्ट क्या है? ये ग्रुप है यूनिसेलुलर फंजाई का। ये बात मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूं कि यीस्ट किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। इनको आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, यूज करते हो इनकी फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज की बेस पे, और एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म से मुराद ये होता है कि हम जब किसी प्रोसेस को, किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं जिसमें वो फिनोमेना सिंप्लीफाइड हो, जो पूरा ऑर्गेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स ना हो, ताकि हम उस प्रोसेस को इनिशियली अंडरस्टैंड कर सके। जब आप एक सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिज्म में सिंपली उसको अंडरस्टैंड करोगे, तभी आप उस फिनोमेना को किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में समझ सकते हो। तो यीस्ट जो है, चूंकि है तो यूकैरियोट, ओ यूकैरियोटिक फॉर्म में रहते हुए ये आपके पास एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, जो सिंप्लीफाइड वर्जन है यूकैरियोट्स का। तो हम इसीलिए इसको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में। लेकिन इसी के साथ साथ फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से इसको हम डिफरेंट लिक्विड्स बनाने में भी यूज करते हैं। ब्रूअर इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मशरूबात बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, बियर वगैरह, वहां पे भी यीस्ट को फर्मेंटेशन एबिलिटी की वजह से यूज किया जाता है। यीस्ट जो है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट यीस्ट है, जो एक सिंगल सेल है असल में, इसके ऊपर एक छोटा सा बड बनता है। ये बड आप देखते हो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, और जब ये बड ग्रो कर रहा होता है, इस दौरान हम देखते हैं कि पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है, और एक न्यूक्लियस उस बड में चला जाता है, और फाइनली ये बड जो है ये बड़े साइज का होके पेरेंट से लैदा हो जाता है। इसे हम कहते हैं बडिंग, जिसमें एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है। ये जी हमारे दो ग्रुप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने पढ़ना है फंजाई का थर्ड ग्रुप, बेसिडियोमाइकोटा, जिसके मेंबर्स को हम बेसिडियोमाइसीट्स कहते हैं, और इनका कॉमन नेम है क्लब फंजाई। हम इन्हें क्लब फंजाई क्यों कहते हैं ये अभी आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं इसके अंदर 30,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक, जिसमें आपके पास बहुत कॉमन मशरूम्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, रस्ट और स्मट्स, ये बड़े जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रस्ट और स्मट फंजाई जो है ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। इसलिए फिर कह रहा है कि ये जो ग्रुप है ये हमारे लिए इकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स हैं। ये जो डीकंपोजर्स हैं ये कंप्लेक्स वुडी प्लांट्स के वेस्ट को, डेब्रिस कहते हैं वेस्ट को, आसान अल्फाज में कि वो जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो डेड हो चुके हैं, उनकी जो वुड है उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, ताकि उन वुड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें खुद यूज करें और बाकी के
एनवायरमेंट में, सॉइल में रिलीज करें। तो ये उनको असल में डिकम्पोज करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं ताकि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये अवेलेबल हो। इसमें आपके पास डिकम्पोजर्स के साथ साथ कुछ बड़े ही मशहूर एडिबल मशरूम्स भी आते हैं। एडिबल कहते हैं वो चीज जिसको आप खा सकते हो। तो बहुत सारे मशरूम जिन्हें आमतौर पे लोग यूज करते हैं फूड के तौर पे, वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। जैसे कह रहा है ये जो कॉमन मशरूम हम देखते हैं जिसको आप साइंटिफिकली कह रहे हो एगैरिकस बिस्पोरस, लेकिन इसी के साथ साथ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी इसमें होते हैं जैसे पिर्सीनिया ग्रामिनिस जिसको व्हीट रस्ट कहते हैं, और ओस्टैलागोमेडिस जो कॉर्नस्मट है। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करवाते हैं जिसकी वजह से एक बड़े लेवल पे प्लांट की फसल को तबाह करके हमें नुकसान दे रहे होते हैं इकोनॉमिकली। ठीक, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, और इनका जो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है इसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, जिसमें ये क्या करते हैं अपने होस्ट को मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ ज्यादा हो। जब प्लांट्स को ये मिनरल प्रोवाइड करके उसकी ग्रोथ ज्यादा करवाते हैं तो बदले में प्लांट इन्हें भी कुछ फूड शेयर करता है जिससे इनका भी फायदा और प्लांट्स का भी फायदा। अब जरा देखते हैं कि हम इन्हें क्लब फंजाई क्यों कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि इनकी खसूसियत होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर को असल में हम कहते हैं बेसिडियम। लेकिन अगर आप बेसिडियम का स्ट्रक्चर देखो तो ये दिखने में डंडी नुमा क्लब शेप का होता है। क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिडियम क्लब शेप के होते हैं इसलिए हम इन्हें बेसिडियोमाइकोटा और इनके मेंबर्स को बेसिडियोमाइसीड्स कहते हैं। ठीक है, और यहां पे जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनकी तादाद होती है 4। तो बेसिडियम के ऊपर ये जो 4 स्पोर्स बने इन्हें फिर हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर। अगर मैं आपको यहां दिखा सकूं, ये देखो, ये आपके पास क्लब शेप बेसिडियम है। ठीक है, ये देखो, ये वो क्लब शेप बेसिडियम है, डंडीनुमा स्ट्रक्चर है। इस कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बेस पे हमने इसे नाम दिया है बेसिडियोमाइकोटा। ठीक, अब इनमें होता यह है कि ये जो बेसिडियम है जिनके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, ये बेसिडियम जो है ये एक और स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प क्या है, इनकी फ्रूटनिंग बॉडी है। कल हमने ये लफ्ज पढ़ा था, फ्रूटनिंग बॉडी क्या थी। फंजाई के केस में फ्रूटनिंग बॉडी उसका वो स्ट्रक्चर है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में आपको ये सारी बात समझाऊं, रिप्रोडक्टिव फ्रूटनिंग स्ट्रक्चर है जिसे आप कह रहे हो बेसिडियोकार्प। ठीक है, ये इनका रिप्रोडक्टिव फ्रूटनिंग स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ना बेसिडियम है बहुत सारे, और इन बेसिडियम में से हर बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स हैं। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस समझ आया। एक बड़ी फ्रूटनिंग बॉडी है जो आपको विजिबल है, ये है बेसिडियोकार्प। इसमें मल्टीपल बेसिडियम है जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और उन बेसिडियम में से हर बेसिडियम पे 4 बेसिडियोस्पोर है। ओवरऑल कहते हैं अगर आप इनके हाइफी देखोगे तो ये सेप्टेट हाइफी होते हैं। ये देखें जी, ये जो आपको सारा स्ट्रक्चर यहां पे ए पार्ट में नजर आ रहा है, इट इज बेसिडियोकार्प। इसके लिए हम एक कॉमन नाम यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं। लेकिन अभी समझ लो कि ये जो फ्रूटनिंग बॉडी है, ठीक है, जो आपको विजिबल है इजिली, ये आपका बेसिडियोकार्प है। जब आप इसको डायसेक्ट करते हो तो आपको यहां पे बहुत सारे बेसिडिया मिलते हैं, और अगर आप मजीद डिटेल में देखो तो ये देखो कि आपका सिंगल बेसिडियम है। ठीक है, जो कि इस हाइफी के नेटवर्क से ग्रो कर रहा है। ठीक, और अगर आप देखो हर बेसिडियम के ऊपर आपको टोटल 4 स्पोर्स नजर आ रहे हैं, बेसिडियो स्पोर्स। अब आते हैं इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक स्कीम सबकी सेम है। जब आपने जाइगोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, बाकी कुछ नहीं रह जाता, सिंपल है, थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन है। कहते हैं इनके अंदर जनरली क्या होता है, जब भी सूटेबल एनवायरनमेंट होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं जो कि तादाद के अंदर 4 हैं। शुरू में क्या होता है, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं लाइफ साइकिल, तो आपने खुद इस चीज को इमेजिन करना है कि आपके पास ऑलरेडी ना
एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई है और उसके नतीजे में बेसिडियोस्पोर्स हैं। अब आपने देखना है कि कैसे ये बेसिडियोस्पोर ग्रो करके हाइफी बनाएंगे और वो हाइफी दोबारा से बेसिडियोस्पोर बनाएंगे, हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं बेसिडियोस्पोर से। ये जो बेसिडियोस्पोर है ना, जब इसने ग्रो करना है, जर्मिनेट करना है, तो चूंकि हैप्लॉइड होते हैं तो ये हैप्लॉइड माइसीलियम बनाएगा, यानी हैप्लॉइड फंजाई की बॉडी बनाएगा। ये जो आपके पास माइसीलियम या फंगस बनी है ना, इसको हम कह रहे हैं ये प्राइमरी माइसीलियम है, जो डायरेक्ट बेसिडियोस्पोर से बन रही है। ठीक है, अगर आप इस माइसीलियम के हाइफी को देखोगे ना, तो ये मोनोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। मतलब पता है क्या है कि अगर आप इनके हाइफी को देखोगे तो आपको इनके हाइफी में जो सेल मिलेंगे, हर सेल के पास एक एक न्यूक्लियस होगा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो हाइफी है इनमें से हर सेल का एक एक न्यूक्लियस है। ये मोनोकैरियोटिक हाइफी है। और ये हाइफी जो पूरी फंगस बॉडी बना रहे हैं वो है प्राइमरी माइसीलियम, जो कि बेसिडियोस्पोर से बनी है। अब जब भी इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो दो डिफरेंट लेकिन कंपैटिबल मेटिंग टाइप के प्राइमरी माइसीलियम के हाइफी आते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास जो फंगस होंगी वो प्राइमरी माइसीलियम होंगी। इन दोनों के, ये अब दोनों डिफरेंट है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जा रही है, इनके अब आने हैं हाइफी, जिनमें से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। इन्होंने एक दूसरे के करीब आना है और आके उसी तरह आप देखते हो कि इनके हाइफी के टिप पे मौजूद सेल्स फ्यूज करते हैं। और फ्यूजन के नतीजे में होता यह है कि जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, आप कहते हो प्लाज्मोगैमी हुई है। लेकिन अगेन, इस प्लाज्मोगैमी के दौरान अगर आप गौर करो तो आपके पास जो सेल बना है इसके न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किए। तो इसका मतलब ये कौन सा सेल हुआ? डाइकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा है। अब ये जो डाइकैरियोटिक सेल है ना, इसके पास दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं पेरेंट सेल के। इस डाइकैरियोटिक सेल ने अब करना है ग्रो, और ये जब ग्रो कर रहा है तो ये देखो, ये ग्रो करके एक नया हाइफी बना रहे हैं। क्या आप लोग देख सकते हो कि इस हाइफी के हर सेल में आपको दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं। ठीक है, तो असल में प्लाज्मोगैमी हुई, डाइकैरियोटिक सेल बना, अब ये ग्रो करके बना रहे डाइकैरियोटिक हाइफी। और ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है, अब जब ये ग्रो करेंगे तो ये एक और नई फंगस बॉडी बनाएंगे। ये जो अब इनकी वजह से नई फंगस बॉडी बनेगी, ये असल में डाइकैरियोटिक होगी, क्योंकि इसके सेल्स डाइकैरियोटिक है। इसे बच्चों आप कहते हो सेकेंडरी माइसीलियम। तो अब समझ आया प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? कि प्राइमरी वो है जो स्टार्ट में बनी है, जिसके सेल्स मोनोकैरियोटिक है, जो डायरेक्ट बेसिडियोस्पोर से बन रही है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आप देखते हो कि इनमें एक डाइकैरियोटिक फेस आता है। उस फेस के दौरान जो फंगल बॉडी बनती है वो सेकेंडरी माइसीलियम होती है। ये अब वो सेकेंडरी माइसीलियम है जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स ने बनना है और हमारी लाइफ साइकिल ने कंप्लीट होना है। हम यहां तक पढ़ चुके हैं। साथ में अब आप देखो, जैसे ही एनवायरनमेंट सूटेबल होगा ना, ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है, अब इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कहते हो बटन। आपने बटन को अंडरस्टैंड करना है। यहां डायग्राम में होता यह है कि आपके पास, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं इस स्टेज के बाद, कि आपके पास यू फंगल बॉडी होगी। ठीक है, ये जो नीचे में डॉटेड डॉटेड लाइंस है दिखा रहा हूं, ये असल में वो सेकेंडरी माइसीलियम है। अब जैसे ही एनवायरनमेंट सूटेबल होगा ना, इस सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर एक आउटग्रोथ बनेगी। ये जो आउटग्रोथ है, इट इज योर बटन। ये बटन क्या करेगा? ये अब आगे ग्रो करेगा और ग्रो करके फंजाई की फ्रूटनिंग बॉडी बनाएगा। ये साथ में जो है ये छोटी है, ये भी ग्रो कर रही है। ये आपके पास वो ग्रोइंग या ग्रोन फ्रूटनिंग बॉडी है जो कि बनी है बटन से। तो बटन जो है ये डेवलप होगा फ्रूटनिंग बॉडी में। अब जरा देखो, हमने पीछे नाम दिया था, ये फ्रूटनिंग बॉडी असल में बेसिडियोकार्प है। मैंने आपको यहां दिखाया था, ये देखो, ये बेसिडियोकार्प। ठीक, अब इस बेसिडियोकार्प को आप कॉमन नाम देते हो और वो कॉमन नाम क्या है? मशरूम। मैंने आपको बताया था कि वो जो विजिबल इनकी पार्ट है, यही असल में इनका फ्रूटनिंग पार्ट है, जिसको आप बेसिडियोकार्प या कॉमनली मशरूम कहते हो। अब ये जो मशरूम है ना, ये दो हिस्सों की बनी हुई है।
अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये ले, एक है इसमें स्टॉक, डंडी नुमा हिस्सा, और दूसरा है ऊपर कैप। इन दोनों को मिला के आप कह रहे हो मशरूम। और ये जो कैप है इसके अंदर की तरफ नीचे में मल्टीपल स्ट्रिप्स हैं जिन्हें आप गिल्स कहते हो, जो यहां भी दिखाए हुए हैं। अब हम इस मशरूम को पढ़ते हैं क्योंकि ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनका फ्रूटनिंग पार्ट है। मशरूम में स्टॉक है और कैप है। कैप जो है ये आपको अम्ब्रेला लाइक मिलती है जो टॉप पे होती है, और इसमें आप देखते हो नीचे की तरफ अंडर साइड पे ना मल्टीपल गिल्स होते हैं। गिल्स क्या है? गिल्स कहता है ये आपके पास थिन ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टॉक से निकलते हैं और कैप तक आते हैं। ठीक है, ये जो कहते हैं गिल्स आपके पास ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आगे अटैच है स्टॉक के साथ। और स्टॉक क्या है? स्टॉक कह रहे हैं ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैप को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये सारी बात यहां डायग्राम में समझाऊं, ये देखें, इसको क्लियर करें जरा। अब हमारे पास हो ये रहा है कि ये है स्टॉक, मैं आपको यहां दिखाता हूं, और स्टॉक से ऊपर कैप निकली हुई है। कहते हैं ये जो कैप है इसको सहारा दिया हुआ है स्टॉक ने, और इस स्टॉक को अगर आप देखो कैप को, तो कैप के अंदर की तरफ आपको मिलेंगे गिल्स। ये गिल्स हैं क्या? कहते हैं आपके पास इस तरह से स्ट्रिप्स स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टॉक से निकलते हैं और निकल के कैप के एज तक आए होते हैं। देख रहे हो कि ये स्टॉक से ग्रो कर रहे हैं और कैप के एज तक आते हैं। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं गिल्स। और गिल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आपके पास असल में बेसिडियम पड़े होते हैं जो कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं गिल्स जो हैं ये लाइन किए होते हैं, इनके पास बहुत सारे स्पोर बनाने वाले सेल्स या स्पोर बनाने वाला टिश्यू या स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर या स्पोर बनाने वाला ऑर्गन पड़ा होता है। आप जो भी इजीली वर्ड कह लो, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्ड्स मिल जाएंगे, इसलिए मैंने यहां बता दिया कि स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर, स्पोर बनाने वाला ऑर्गन या स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं किनके पास? गिल्स के पास। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम नाम देते हैं बेसिडियम, जिसकी प्लूरल लिखा हुआ है बेसिडिया। ये जो अभी हमने देखा है कि इनके पास जो स्पोर्स बन रहे हैं वो बेसिडियम पे बन रहे हैं। ये जो बेसिडियम है जिस पे स्पोर्स बन रहे हैं, ये क्या है? इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल, ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर। ठीक है, टिश्यू को अगर हम निकाल भी दें तो कहते हैं ये जो बेसिडियम है ना, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें अब आप देखोगे फाइनली कैरियोगैमी होगी। देखो साइटोप्लाज्म तो पहले ही फ्यूज करके थे, अब क्या होने लगा है कि उन साइटोप्लाज्म में वो जो दो न्यूक्लियस है ना, अब करना है इन्होंने फ्यूज। और जब ये फ्यूज करेंगे तो आप बोलोगे इनमें कैरियोगैमी हुई है। और कैरियोगैमी के नतीजे में क्या हुआ? इनकी फ्यूजन से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है। ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें अब आगे होगी मियोसिस और आप देखोगे बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। इसे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसको कंप्लीट करते हुए अपने लास्ट ग्रुप ड्यूटेरोमाइकोटा को भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इसको जहां तक मैंने पढ़ाया है इसको दोबारा पढ़ना है। इजी टू अंडरस्टैंड है। सिंपली आपके पास फ्रूटनिंग बॉडी है जिसकी कैप के नीचे बेसिडियम है। बेसिडियम के अंदर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, कैरियोगैमी होती है। अब आप देखोगे कि ये आगे बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे और वो बेसिडियोस्पोर्स ग्रो करके प्राइमरी माइसीलियम बनाएंगे जहां से हमने इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल स्टार्ट की थी। इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक अटैच है, उस पर प्रैक्टिस करें। कल नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए